दिलचस्प है। क्या इसमें भी एक संदेश है? संघ की छाप कितना इस मंत्रिमंडल विस्तार में, और एकनाथ राणा के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, जहां पर वो बोल रहे थे। लहजा तरीका पुराना, लेकिन उसी के साथ आगे की राह। अब वक्त बहुत कम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहां से सीधे वो जाएंगे विज्ञान भवन से अब राष्ट्रपति भवन। मोदी मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार, 45 में जोड़ लीजिए 22 हो गए। 67 मंत्रियों की टीम के साथ अब काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसी के साथ वो दिलचस्प सवाल कि क्या इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में जो छाप है वो चुनाव की साफ दिखाई दे रही है। 2 चुनाव के बीच का ये मंत्रिमंडल विस्तार। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी रिएक्शन आपसे अंशुमन जी, शुरुआत करते हुए। संघ की छाप दिखाई दे रही है। और 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें। जो नाम अभी आ रहे हैं उसमें लगता है कि इस बार मोदी ने यह फैसला राजनीतिक स्तर पर ज़्यादा किया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उतना परामर्श नहीं किया गया है। अगर मंत्रियों के नाम आप देखने की कोशिश करें, जो सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है, पिछला मंत्रिमंडल बनाने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई थी। तो ये दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से जो राजनीतिक कैलकुलेशंस हैं भावी चुनाव की दृष्टि से, जातीय दृष्टि से, उनको संयोजित करने की कोशिश की गई है। संगठन की छाप दिखाई दे रही है। जैसा जेपी नड्डा हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, राजीव प्रताप रेड्डी हो, तो संगठन में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, उनको कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड देने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेने की डिजाइन दिखाई दे रही है। अरुण रंजन, ये आधा चुनावी विस्तार है। ये चुनाव को ही ध्यान में रख के सबसे ज़्यादा प्रेशर है, और बाकी उसके बाद इर्द गिर्द से तमाम चीज़ें उठाई गई हैं। और इसमें संघ का गहरा छाप है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के एक्सपेंशन में संघ का गहरा छाप है। लेकिन उसी के साथ जातिवाद का भी छाप, क्योंकि बिहार, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, और उर्मिलेश जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से जो उन्होंने शामिल किया, तो एक भूमिहार, एक राजपूत और यादव। यहाँ जब उत्तर प्रदेश आए तो दलित को उन्होंने शामिल करने की कोशिश की, इसी के साथ ब्राह्मण को भी, और फिर एक मुस्लिम चेहरा भी ले लिया। चुनाव पर तो नजर दिखती है। देखो अंजना, ये सब लोग कहेंगे कि आरएसएस की छाप है, तो भाई आरएसएस तो छाप रहेगी। बीजेपी आरएसएस की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आरएसएस की छाप से ज्यादा मैं समझता हूं इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो पहली बार दिखी हैं, पहली बात तो यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में, जो उनका पहला विस्तार है, इसमें एक राजनीतिक कौशल उनका दिखता है। जो सोशल इंक्लूजन जो कांग्रेस यूपीए 2 में भूल गई थी, और उसमें उन्होंने एक समावेश करने की कोशिश की है, विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रों को भी। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी नहीं छोड़ा है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कैसे चुनावी लाभ लेने की कोशिश। अब जैसे उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए आप, जहां हंसराज अहीर भी हैं और साथ में आप मनोहर पारिकर गोवा से हैं, तो दूसरी तरफ जयप्रकाश नड्डा साहब हैं, जयप्रकाश नड्डा, ये भी आरएसएस के हैं, आंदोलन से उपजे हुए हैं। और तीसरी तरफ आप बिहार में देखते हैं तो रामकृपाल यादव हैं, जो लालू यादव से टकराने के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हैं, जो गर्जना करते हैं, और वो नरेंद्र मोदी के लिए सुशील मोदी की तरह नहीं, वो नंदकिशोर यादव की तरह नहीं, चीख चीख कर कहते रहे कि जो मोदी को पसंद इस देश पे नहीं करेगा वो पाकिस्तान जाकर बस जाए। तो इस तरह के व्यक्ति हैं, जो ब्रह्मर्षि सेना से बहुत निकट वास्ता उनका रहा है। और कुल मिलाकर वो भूमिहार समुदाय जो बिहार का है, आज की तारीख में उसके सीपी ठाकुर के मुकाबले ज्यादा आक्रामक, ज्यादा भरोसेमंद नेता हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें आरएसएस की छाप होना ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बीजेपी स्वयं आरएसएस की पार्टी है, लेकिन इसमें मोदी की छाप है, और इसमें चुनाव की छाप है। इसमें जातियों, समुदायों को समावेश सबका करने की कांग्रेस से ज्यादा कोशिश दिखती है। एक वाक्य में कहूं तो ये बेहतर कांग्रेस और बेहतर भाजपा बनने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखती है। क्योंकि मोदी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, तो बेहतर कांग्रेस भी बनना होगा बीजेपी को, और बेहतर बीजेपी भी बनना होगा। अंशुमन जी, क्योंकि पहले वेंकटेश जी कहना चाह रहे थे कि कांग्रेसीकरण है, आप जल्दी से। मैं ये जानना चाहता हूँ, कास्ट कॉम्बिनेशन एक तरफ है, रीजनल बैलेंस एक तरफ है, लेकिन जो नया यूथ आ रहा है, मिडिल क्लास आ रहा है, जिसको रोजी चाहिए, जिसको रोटी चाहिए, जिसको महंगाई कम करनी चाहिए, तो उसका फेस कहाँ दिखाई दे रहा है? राज्यवर्धन राठौड़ नहीं, वो तो एक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरे जो 67 सुप्रियो को जो शामिल किया वहां से, वो तो पश्चिम बंगाल से, नहीं पश्चिम बंगाल, वो तो गायक है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिलीवरी, जहाँ डिलीवरी करनी है आपको, तो डिलीवरी वाले ये कहाँ से ले आएंगे? अभी तो इनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा ना वेंकटेश जी। तो यही, अभी तो नए चेहरे लाना, नए चेहरे, तो फिर अनुभव कहाँ? नहीं, यही काम तो कांग्रेस भी करती थी। 19-20 का फर्क रहेगा, कांग्रेस में कम होगी, इनके अंदर ज्यादा होगी, लेकिन इसके बाहर भी एक तबका है।
पढ़े लिखे हैं, विदेश में काम करके आए हैं। ये अलग बात है कि वंशवाद की राजनीति यहाँ शुरू होती है, उसके साथ मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिस परिवर्तन की बात हम कर रहे थे इस सरकार के आने के साथ, कि राजनीति का टेम्पलेट बदल जाएगा, राजनीति का रसायन परिवर्तित हो जाएगा, वो सारी पुरानी कोटावाद की राजनीति जिसपे 20 साल से भारत में कैबिनेट बनती रही है कि इस राज्य से इस जाति का कोटा हो, इस राज्य से इस व्यक्ति का कोटा हो, वो क्या आप वापस लौटती नहीं देख रहे हैं? तो वापस महाराष्ट्र के कामयाबी का सिला दिया तो क्या गलत? हाँ, वो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम गिरिराज सिंह को, एक सेकंड, गिरिराज सिंह को बिहार का मनोहर पर्रिकर होने का सिला दिया, गरज गरज कर कहते थे मोदी को बनाओ। तो क्या मैसेज है? तो स्वाभाविक मैसेज क्या दे रहे? गिरिराज सिंह को लेके मोदी जी मैसेज क्या दे रहे हैं? हिंदू कार्ड, हिंदू कार्ड, वो तो पार्टी खेलती है और बीजेपी को उससे फायदा होता है। स्वाभाविक सी बात हिंदू कार्ड है, दो चीजें, एक मैं मान रही हूं, एग्रेसिव हिंदू कार्ड है, एग्रेसिव हिंदू कार्ड है जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी पार्टी होने का दबाव दिख रहा है साफ, एक बड़ी पार्टी है जिसे संगठन को भी संभालना है, राज्यों को भी संभालना है, सबको प्रतिनिधित्व देना। यहाँ पर वो जिस रफ्तार की आप बात कर रहे थे, जिस राजनीति के रसायन को बदलने की बात कर रहे, जिस टेम्पलेट को चेंज करने की बात कर रहे, वो टेम्पलेट कहीं कमजोर होता दिख रहा है। और हम उसी तरीके की, उर्मिला जी से मैं सहमत हूं कि सबको समावेशित करना, लेकिन यही तो भारतीय राजनीति का पारंपरिक रसायन है। तो फिर ये मान लेना उर्मिला जी या बाकी लोग जो कह रहे हैं वो सही है कि बेहतर कांग्रेस बनने की तरफ जा रही है। ठीक है, अरुण जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, विज्ञान भवन से अब निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो अब पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन, जहां पर दरबार हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह, 22 मंत्रियों को शपथ लेना है। देखिए, अगर बीजेपी का जो बीजेपी के साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर यही मकसद है कि आधा कांग्रेस बन जाना है और आधा बीजेपी रह जाना है, तो फिर उसकी छुट्टी हो जाएगी कुछ सालों के बाद। ये चलने वाला नहीं है। बीजेपी के लिए जनता में, करोड़ों जनता में जो खिंचाव है वो सिर्फ इसलिए है कि एक नया अवतार में बीजेपी आया है और वो अवतार को और वो नयापन को लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और नीचे अगर पब्लिक के लेवल पर बात कीजिए तो हर चीज का जुमलों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन पर बोलते वक्त मुख्तार अब्बास नकवी। मुस्लिम चेहरा होने का साफ सिला दिखाई दे रहा है। शाहनवाज हुसैन की याद ऐसे वक्त पर आ जाती है, हार गए इस बार भागलपुर से और शायद इसीलिए इस कतार में कम से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम चेहरे के रूप में यूपी से ये एक चेहरा जिसे शपथ लेना है। आप देख रहे हैं सरकार का विस्तार शपथ ग्रहण पार्ट 2। जी हाँ, 45 पहले से 22 जुड़ रहे हैं। बहुत दिलचस्प है, लेकिन जो सबसे बड़ी बहस दरअसल होनी चाहिए इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो यही है कि क्या प्रतिभा का अभाव दिख रहा है या फिर वाकई कोटे के जरिए अलग अलग राज्यों से खास जातियों को शामिल करके एक संदेश देने की कोशिश है कि हम चुनाव में कहां पर किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि जीत वहीं से आनी है और रुतबा भी नरेंद्र मोदी का जो आने वाले वक्त में लिटमस टेस्ट होगा वो न सिर्फ झारखंड जम्मू कश्मीर से होता हुआ बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम पर होगी वो परीक्षा एक तरह से। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त बहुत कम बचा है, लगभग 12 मिनट, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे पहले जरा चेहरे आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखा देते हैं। बिहार के कोटे से देखिए ये 3 चेहरे हैं। गिरिराज सिंह, नवादा से राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने छपरा में शिकस्त दिया है, छपरा में इस बार राबड़ी देवी को, और रामकृपाल यादव मीसा को, लालू प्रसाद यादव की बेटी को पार्टी से निकलकर बीजेपी में शामिल होकर करारी शिकस्त दी है और इसी का सिला उन्हें मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से 3 चेहरे जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी प्रवक्ता है। प्रवक्ता कई पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में भी शामिल किए गए थे, जो चेहरे थे, प्रवक्ता नहीं कह लीजिए, एक तरह से चेहरे थे पार्टी के। महेश शर्मा अस्पताल चलाते हैं, संघ का भी, और इधर साध्वी को भी आपने देखा, फतेहपुर से सांसद हैं। अब राजस्थान से भी 2 चेहरे हैं जिन पर जिक्र पहले भी हो रहा था, जिसमें राज्यवर्धन राठौड़, क्या वो युवा चेहरा के रूप में खिलाड़ी और कैसे उस पूरे मकाम को वो आगे ले जा सकते हैं, क्या मंत्रालय उन्हें मिलता है, ये भी दिलचस्प होगा। गोवा से मनोहर पर्रिकर, साथी, वो दोस्त वो साथी जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने छोड़ दिया था, मुखर होकर कहते थे मोदी को ही उम्मीदवार बनाइए। इधर हंसराज अहिर और अनिल देसाई आपको महाराष्ट्र से दिखाई दे रहे हैं। हंसराज अहिर जिन्होंने 2G घोटाले का एक तरह से शुरुआत की थी पूरे मामले की। विजय सापला आपको पंजाब से देखे। चौधरी बीरेंद्र सिंह, 2 चेहरे, रामकृपाल यादव, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़ी, यहाँ पर आए, सिला मिला, जीत दिलाई। रमेश बैस छत्तीसगढ़ से और वाइस चौधरी टीडीपी के कोटे से आंध्र प्रदेश से शामिल किए गए हैं। तेलंगाना से भी बंडारू दत्तात्रेय का चेहरा आप देख रहे हैं। गुजरात से एक मोहन कुडारिया। जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे। तो अब वंशवाद की राजनीति पर क्या कहेगी बीजेपी? इधर जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से। शपथ ग्रहण पार्ट 2, पहले शपथ ग्रहण में इसमें क्या फर्क है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? कई का भार घटेगा तो कार्यभार कई का बढ़ेगा, कईयों का ग्रहण खत्म भी होगा, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोगों का। बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। ये चेहरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से उस सवाल पर आते हुए जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, क्या प्रतिभा की कमी झलकती है? क्योंकि
अलग अलग जगहों से आपको मनोहर पर्रिकर से वहां से लाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री किसी और को, झलक है या काबिलियत है? नहीं, ये तो प्रारंभिक रूप से तय है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद छोड़कर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इससे लगता है कि बड़े मंत्रालय चलाने वाले लोगों की कमी है, और जो गैलेक्सी पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स का इशू था वो तो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, दुर्भाग्य से भारत चुनावों का देश है, और भारत का कोई बड़ा हिस्सा साल के किसी न किसी हिस्से में चुनावी आचार संहिता के दायरे में रहता है। और मोदी को ये दिखाई दे रहा है कि उनके पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हुए ही बीतेंगे। हर साल उनको एक बड़ा बिहार में तो नाक अटकी हुई है, और हर साल उनको एक बड़ा चुनाव लड़ना है। तो हमें यहाँ पर वो जो बदली हुई राजनीति, बदली हुई गवर्नेंस का मैसेज था, वो चुनावी बाध्यताओं में डाइल्यूट होता दिखाई दे रहा है। ये लग रहा है कि चुनावी बाध्यताओं ने जिस गवर्नेंस के चेंज की बात कही थी वो कहीं आकर उसमें फंसती दिखाई दे रही है। क्या ये सच है उर्मिलेश? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो गवर्नेंस है, इनका जो डिलीवरी सिस्टम है, जिसकी बात हमारे तमाम मित्र कर रहे हैं और कर रहे थे, देखिए ये जानते हैं कि हम मंत्रियों के माध्यम से ये सब काम नहीं करेंगे। इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इनकी गवर्नेंस का क्या समाजशास्त्र है, डिलीवरी कैसे होगी। बड़ी खबर आ रही है, आपको मैं रोक रही हूँ, शिवसेना शामिल नहीं होगी सरकार में। अब कम से कम आज जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है उसमें मंत्री पद शपथ नहीं लेंगे। वेंकटेश जी इसको कहते हैं कि शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि शिवसेना धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी। महाराष्ट्र में अपोजिशन का स्पेस खत्म हो जा रहा था, और शिवसेना की जो प्रकृति है वो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। वो खाटी बाल ठाकरे थे, और अगर शिवसेना कॉम्प्रोमाइज करती रही, अमित शाह का फोन आने के बाद में फिर आती रही, तो शिवसेना धीरे धीरे, देखिए शिवसेना को मरना ही था, पावर में रह के मरना के बाहर रह के मरना, ये उसके साथ ऑप्शन था। हुतात्मा बनना के घुट के मरना है। तो उन्होंने शायद जो खबर आप बता रहे हैं, अनिल देसाई शपथ नहीं लेंगे, खबर आ गई है। तो इससे क्या उद्धव ठाकरे को कोई फायदा हो जाएगा? नहीं, वो बात नहीं है। अब लीडर ये तो उनको तय करना था कि आप कहाँ, जैसा आपने कहा कहाँ मरे। ये लिंक किया उन्होंने महाराष्ट्र के कैबिनेट से। अगर यहाँ जाते हैं तो महाराष्ट्र में जो कल से सेशन शुरू होने वाला, तो शिवसेना कहाँ बैठेगी? पावर अपोजिशन के साथ में बैठेगी कि बीजेपी के साथ में बैठेगी? तो शिवसेना चाहती थी या चाहती है कि अभी हमारा कैबिनेट का आप अनाउंस कीजिए, हमारे 12 मंत्री, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की बात कर रहे हैं। इसके बारे में बीजेपी ने अभी तक, जब से चुनाव के परिणाम आए उसके बाद में बीजेपी ने कॉन्क्रीट नहीं बोला, बातचीत चलती रही, तो शिवसेना ने एक पोजीशन ली है। लेकिन इससे बीजेपी की सेहत को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, और अंजना, ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत बन के उभरी है। क्या एक इतने बड़े सूबे में वो नरेंद्र मोदी चाहेंगे, संघ चाहेगा कि हिंदुत्व के ध्वजवाहक 2 दल खड़े रहें? मैं समझता हूं कि बाल ठाकरे के बाद नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों का बड़ा एजेंडा है कि पूरे महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा सूबा देश का है, हिंदुत्व की झंडा बरदार एक पार्टी रहे और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी हो। राज ठाकरे खत्म है। एक सेकंड, लेकिन उर्मिलेश जी, ये इनका फैसला थोड़ी है, ये तो शिवसेना का फैसला है। इन्होंने तो बुलाया था कि आप आइए और मंत्री बनिए। बीजेपी जिस तरह चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो कदम उठा रही है अंजना, वो बिल्कुल साफ है कि शिवसेना को 2 ऑप्शन दे रही है कि सरकार में आकर मरो या सरकार से बाहर जाकर मरो। उन्होंने चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर दी है। लेकिन इससे तो बचेगी नहीं ना, इससे कोई खास नहीं बचेगी। राजनीति में कोई मरता नहीं है, कोई बढ़ता भी नहीं है। राजनीति में संघर्ष जारी है। तो शिवसेना की जो पैदाइश है वो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट से हुई है। तो हारने वालों की लाइन है ना, संघर्ष जारी रहेगा। तो फिर वो करेंगे क्या? उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन ये की है, बीजेपी की सेहत को तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, भाजपा की सेहत को कोई नुकसान नहीं। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में शिवसेना को तो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में शिवसेना हाशिए पर शिवसेना को अपना अस्तित्व बचाने के लिए दिखाना ही पड़ेगा। एक खबर आई थी कि शरद पवार की कल पुणे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर एक खबर ऐसी आई थी उसके पहले कि शिवसेना और एनसीपी के अंदर बात हुई है।